गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे थ्योरी सेक्शन से हम राज्य की प्रगति के बारे में, राज्य की प्रकृति और उसमें विशेषकर हम आंगिक सिद्धांत अर्थात सावयव सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हमने हमारी पिछली कक्षा में देखा कि क्या है आंगिक सिद्धांत, उस सिद्धांत का विकास किस प्रकार से हुआ तथा विभिन्न विचारकों को उसके बारे में क्या योगदान है, और विशेषकर हमने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में, उसके संबंध में विचार पढ़े। एक बार पुनः स्मरण करता हूँ कि हमारा जो ये आंगिक सिद्धांत है या सावयव सिद्धांत, यह सिद्धांत है जो राज्य को शरीर का एक स्वरूप के रूप में स्वीकार करता है। यह सिद्धांत कहता है कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है, उसी प्रकार से शरीर के राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और वह भी उनसे मिलकर बनता है। कि जिस प्रकार से हमारा शरीर होता है और हमारा शरीर में विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क है, हमारा हार्ट है, हमारे लीवर है, हमारी किडनी है, हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनसे सब कुछ मिलकर ही हमारा पूरा शरीर बनता है। तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि राज्य के भी विभिन्न अंग होते हैं और विभिन्न अंग मिलकर ही राज्य का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार शरीर अंगों का समूह मात्र नहीं होता है और उसका उन अंगों से पृथक भी अस्तित्व होता है, यद्यपि व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण होता है, किंतु इन व्यक्तियों से पृथक भी राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के पूरक है कि हम सब व्यक्ति मिलकर ही तो राज्य निर्माण कर सकते हैं, अकेला राज्य भी क्या कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार से दोनों को, मतलब जिस प्रकार शरीर से पृथक अंगों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार राज्य से पृथक व्यक्तियों का कोई अस्तित्व भी नहीं होता है। ठीक है, प्राणी शरीर के समान राज्य भी विकासशील होता है। और इस प्रकार ये जो सावयव सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत है, राज्य को कल्पना मात्र न मानकर उसको एक वास्तविक व्यक्ति शरीर के रूप में मानता है। और इसके अनुसार राज्य और व्यक्ति में उसी प्रकार की अंतर्निर्भरता का संबंध है जिस प्रकार से संबंध शरीर और उसके विभिन्न शारीरिक अंगों में होता है। आई बात समझ में? तो ये हमने इसको समझा। फिर हमने देखा था कि इस सिद्धांत के विकास में अरस्तु, सिसरो, जॉन ऑफ सैलिसबरी, मार्शल ऑफ पाडुआ, ओक्कम, अल्थुसियस, एक्विनास, हॉब्स, रूसो, इन सभी के इसके संबंध में जो विचार थे उनका विस्तार पूर्वक देखा। और विशेषकर हमने देखा था हर्बर्ट स्पेंसर का, जिन्होंने इस सिद्धांत से काफ़ी अपने, मतलब इस विचार के संबंध में अपने विचार प्रतिपादित किए थे, अपनी धारणाओं का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उसने मतलब राज्य व्यक्ति के मध्य सूक्ष्म रूपक बांधते हुए सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि राज्य और समाज एक प्राकृतिक जीवित शरीर है और अन्य जीवधारियों से किसी भी तरह से ये भिन्न नहीं है। राज्य और शरीर में उन्होंने किस प्रकार की जो अपने संबंध बताए थे, एक दूसरे के पूरक बताए थे। तो उसमें रचना के संबंध में स्पष्ट किया था कि जिस प्रकार शरीर की रचना रक्त मांस हड्डियों से होती है, उसी प्रकार राज्य भी व्यक्तियों से मिलकर बनता है। फिर जिस प्रकार से जन्म के संबंध में बताया था कि प्राणी शरीर तथा राज्य दोनों का ही जन्म है वो जीवाणु के रूप में प्रारंभ होता है। और विकास के बारे में बताया था कि जीवधारी और राज्य दोनों की वृद्धि और विकास का क्रम एक सा ही है। जिस प्रकार जीव और शरीर साधारणतः समानता से भिन्नता और उसके बाद जटिलता की ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार से राज्य भी एक साधारण और प्राकृतिक अवस्था से धीरे धीरे विकसित होकर आधुनिक राज्य की तरफ आगे बढ़ता है। इसलिए कह सकते हैं कि दोनों ये कह सकते हैं कि सामान्य से जटिलता की ओर अपना विकास कर रहे हैं। फिर परस्पर अंतर्निर्भरता को भी स्पष्ट किया, संगठन को, विकास क्रम को, ये सभी हमने हर्बर्ट स्पेंसर के विचारों को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो हमने ये उनकी जो समानता है उसके बारे में देखा। आज हम देखेंगे कि जो असमानता है कि किस प्रकार से दोनों राज्य और व्यक्ति, मतलब व्यक्ति में जिस प्रकार से जो आंगिक सिद्धांत के रूप में असमानता को स्पष्ट किया है, किस प्रकार की है, तो देखते हैं। पहली जो असमानता है वो ये है कि मतलब खुद स्पेंसर भी स्वीकार करते हैं कि राज्य और मानव शरीर में कुछ भिन्नता भी हैं। किस प्रकार की है? पहला है पारस्परिक निर्भरता की सीमा में भेद। पारस्परिक निर्भरता की सीमा में भेद किस प्रकार का भेद है, समझते हैं कि जीवन रूपी शरीर के अंग यदि एक दूसरे या शरीर से अलग हो जाएं तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। हमारा जो जीवन रूपी शरीर है, हम जो जीवित शरीर हैं, यदि इसके अंग हैं, यदि एक दूसरे से पृथक या शरीर से अलग हो जाएं, इनका कोई अस्तित्व रहता है क्या? जैसे कोई हार्ट है, किसी के व्यक्ति के शरीर में से हार्ट निकाल दीजिए और फिर उसको आप पृथक रख दीजिए, वो कितने समय तक अपना अस्तित्व बना रखा बगैर? नहीं रख पाएगा ना। तो उसी प्रकार से, ठीक है, जैसे हाथ या पैर को शरीर से अलग कर देने पर उसका
कोई उपयोगी महत्व रहता है क्या? बिल्कुल नहीं रहता है। लेकिन यदि राज्य के अंग अलग कर दिए जाएं तो उसका महत्व बना रहता है क्या? उदाहरण के लिए राज्य के नष्ट हो जाने पर उसके अंग मनुष्य का कुछ महत्व बना रहेगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका भी किसी प्रकार से कोई औचित्य नहीं रह सकता। दूसरा उन्होंने बताया कि चेतना शक्ति का भेद। मनुष्य है, मनुष्य विवेकशाली है, उसमें मस्तिष्क है, उसके अंदर विचार है। तो ये किस प्रकार से देखो कि शरीर के अंतर्गत सामान्य चेतना की जो शक्ति है वो मनुष्य में कहाँ केंद्रित रहती है? मस्तिष्क में। और शरीर के अंगों में अपनी कोई पृथक चेतना नहीं होती है। पूरा शरीर नियंत्रित किससे होता है? मस्तिष्क से। किंतु राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पृथक चेतना शक्ति होती है और दूसरों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग चेतना शक्ति होती है। अपने विचार के अनुसार, अपने हितों के अनुसार वो काम करता है, हर चीज़ सोचता है। तो आप समझ सकते हैं कि पूर्णतः अलग अलग स्वतंत्रता होती है। तो आप व्यक्ति की और राज्य की इन दोनों में देखेंगे तो काफ़ी कुछ हमें भिन्नता दिखाई देती है, क्योंकि व्यक्तियों से ही राज्य का निर्माण हुआ। अब व्यक्ति यहाँ पर बहुत संख्या में, और एक व्यक्ति की चेतना और अनेकों की चेतना में बहुत कुछ हमें भिन्नता दिखाई देती है। तो यूँ कह सकते हैं कि इन असमानताओं के आधार पर स्पेंसर ने यह निष्कर्ष निकाला कि समाज में प्रत्येक के कल्याण की बात सोची जाती है और समाज का अस्तित्व अपने सदस्यों के कल्याण हेतु ही होता है। समाज के सदस्य इसके कल्याण का साधन मात्र नहीं हो सकते। स्पेंसर ने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का यही केंद्रीय भाव है। एक बार पुनः स्मरण करता हूँ कि क्या कहते हैं स्पेंसर। स्पष्ट किया है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण की बात सोची जाती है। मनुष्य समाज में ये तय किया जाता है कि सर्व कल्याण, सबका कल्याण और सबका विकास किस प्रकार से हो, इस प्रकार का समाज में ये सोचा जाता है। और समाज का अस्तित्व अपने सदस्यों के कल्याण के लिए तो होता है। क्यों समाज में सब लोग इकट्ठे होते हैं? क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना विकास कर सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें। और समाज के सदस्य इस कल्याण का साधन मात्र नहीं होते हैं, ये भी जरूरी है। तो ये जो मूल भाव जो स्पेंसर ने दिया, इसको स्पष्ट किया। अब स्पेंसर के अतिरिक्त जिन लेखकों ने सावयव सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत को व्यापक रूप से प्रयोग किया है, उनमें आप देखेंगे कि ये क्या है, ऑस्ट्रियन के विचारक एल्बर्ट स्केफिल, रूसी विद्वान पॉल लेनिनफील्ड और फ्रांसीसी विद्वान रेनवर्म्स, कॉम्टे और ग्लम्पिस, ये इस प्रकार के विचारक हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों में, मतलब अपने साहित्य में इसको रखा। अब इस सिद्धांत की क्या क्या आलोचना है समझते हैं। देखिए, साहित्यिक दृष्टि से मानव शरीर और राज्य की तुलना भले ही रुचिकर और सुंदर प्रतीत हो, किंतु वास्तविक अर्थ में राज्य और मानव शरीर के बीच समानता है ही नहीं, और न ही सावयव सिद्धांत राज्य के स्वरूप को पूर्णतः संतोषजनक व्याख्या है। मतलब सबसे बड़ी आलोचना यही की जाती है कि साहित्यिक दृष्टि से उसको और भी मनोरंजक बनाने के लिए, और भी उसको रसप्रद बनाने के लिए भले ही आप शरीर और राज्य की तुलना करके उसको रुचिकर और सुंदर बना लो, पढ़ने में अच्छा अध्ययन सामग्री बन जाएगी, लेकिन वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो राज्य और मानव शरीर में किसी प्रकार की समानता हो ही नहीं सकती, और न ही सावयव सिद्धांत राज्य के रूप में पूर्णतया संतोषजनक व्याख्या है। ये राज्य के विकास में इस प्रकार का ये जो सावयव सिद्धांत या आंगिक सिद्धांत है, ये पूर्णतः संतोषजनक व्याख्या के रूप में हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते। लॉर्ड एक्टन तो कहते हैं कि इस प्रकार समानताओं और रूपों और अलंकारों का मायाजाल के विरुद्ध एक प्रकार की चेतावनी है। इस प्रकार से कभी हो ही नहीं सकता। जेलिनिक का कथन है कि इस सिद्धांत को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा इसमें जो कुछ भी सत्य है वह भी उपमाओं के असत्य में छिप जाएगा। मतलब इसको पूरी तरह से नकारते हैं जेलिनिक भी। अब फिर भी जो किन किन आधारों पर इसकी आलोचना की जाती है, एक एक करके हम बिंदुवार उसका सटीक विश्लेषण करते हैं। पहला है, समानता पूर्ण नहीं है। किस प्रकार से? देखिए, कई बातों के संबंध में शरीर और राज्य में कुछ समानता नहीं है। कई ऐसे मतलब आयाम हैं जिनके आधार पर कह सकते हैं कि हमारा शरीर और राज्य है, इसमें किस प्रकार की समानता है, हो ही नहीं सकती। जिन तत्वों से शरीर बनता है उनकी तुलना व्यक्ति से नहीं की जा सकती। जिन तत्वों से शरीर बनता है, ठीक है ना, क्योंकि शरीर के बनाने में जिन तत्वों का योगदान होता है उनकी तुलना व्यक्ति से कैसे कर सकें। शरीर के घटकों का कोई पृथक व्यक्तित्व, इच्छा या चेतना नहीं होती। शरीर के जो भी अलग अलग घटक होते हैं उनकी पृथक अपनी कोई व्यक्तित्व को या उनकी इच्छा या चेतना हो ही नहीं सकती। वे पदार्थ के उसके अंश मात्र हैं, उसके ओनली फॉर एलिमेंट्स हैं, किंतु व्यक्ति का पृथक अस्तित्व है, उसकी इच्छा है, उसकी चेतना शक्ति होती है। इसलिए ये सत्य है कि समाज और राज्य के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता, परंतु उसके बिना जीवित अवश्य रह जाएगा। भले वो विकास नहीं करें लेकिन अपना अस्तित्व जरूर बना रहेगा। आप देखिए, आदिम काल में जिस प्रकार से मनुष्य जंगली जीवन यापन करता था, उस अंदर समाज था, कुछ भी नहीं था, लेकिन जीवित तो जरूर था ना।
तो आप इस प्रकार से उसको पूर्णतः समानता के आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते। सेकंड है कि व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है। किस प्रकार से, देखिए, शरीर के अंतर्गत विभिन्न अंगों का स्थान पूर्व निर्धारित होता है कि हमारे शरीर हैं उसके अंतर्गत जो भी अलग अलग अंग हैं उनका जो स्थान है वो फिक्स है, निर्धारित है। शरीर के प्रत्येक अंग के स्थान और कार्य कुछ प्राकृतिक शक्तियों द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं, किंतु व्यक्ति समाज में अपने स्थान और भाग्य का स्वयं निर्माता होता है और समाज में उसका स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है। कि हमारे शरीर में तो हमारा हार्ट कहाँ है, हमारे मतलब मस्तिष्क कहाँ है, हमारे किडनी कहाँ है, जो भी अंग है सबका अपने अपने पर्टिकुलर जगह फिक्स है। और हर मनुष्य में इस प्रकार की वो फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक मनुष्य के अंदर हार्ट मतलब अपने जो बॉडी है उसके लेफ्ट में होता है और किसी के राइट में, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जो जिस प्रकार से शरीर के अंग है उनका तो फिक्स है, लेकिन व्यक्ति है उसका समाज में अपना स्थान कहाँ है ये उसको खुद तय करना पड़ता है। ठीक है, अपना भाग्य क्या, अपना जिंदगी में क्या करना है इसका निर्माता स्वयं है, अपने भाग्य के निर्माता वो स्वयं है। इसलिए समाज में उसका पूर्व निर्धारित कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए बराबर का ये दोनों में एक प्रकार से एकीकरण स्थापित करना भी सत्यता नहीं है। तीसरा है जन्म, विकास तथा मृत्यु के नियम भिन्न है। जन्म, विकास और मृत्यु तीनों के जो नियम है वो बिल्कुल भिन्न है। देखिए आप, एक जीवित शरीर दो प्राणियों के संसर्ग से जन्म लेता है। एक हमारे जो हमारा जन्म है वो दो प्राणियों के संसर्ग से जन्म लेता है, किंतु राज्य की उत्पत्ति के लिए दो राज्यों के मध्य किसी प्रकार की क्रिया संसर्ग की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार से हमारे शरीर को बनने और जन्म लेने के लिए जो दो प्राणियों के संसर्ग की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति के लिए इस प्रकार की क्रिया से नहीं गुजरना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जीवित शरीर जिस प्रकार जन्म, विकास और मृत्यु के अनिवार्य नियमों से बंधा हुआ है, हमारा जीव जो हमारा शरीर है ना वो जन्म, विकास और मृत्यु इन पूरी तरह से बंधा होगा। जिसका जन्म हो उसका मृत्यु तय है और जिसका जन्म होगा उसका विकास भी तय है। तो ये सब कुछ पूरी तरह से बंधा हुआ है, लेकिन राज्य इस प्रकार के विशेष नियम से बंधा हुआ नहीं है। एक जीवित शरीर भीतर से बढ़ता है, उसकी वृद्धि व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। जैसे आप देखेंगे कि हमारे शरीर के अंगों का विकास हमारे नियंत्रण में है क्या? नहीं है। शिशु जन्म लेता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था सबको प्राप्त करता है। क्या हमारे हाथ में है कि नहीं मैं तो युवा हूँ तो जिंदगी भर युवा ही बना रहूँगा? किसी के हाथ में थोड़ी है। वो हमारे शरीर का एक आंतरिक वृद्धि है, वो अपने आप उस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन राज्य है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जीवित शरीर बढ़ता है, उसकी वृद्धि भी व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, लेकिन जो राज्य है वो बदलता रहता है। जरूरी है कि राज्य एक जैसा हमेशा है, उसका मतलब कभी भी बदल सकता है, कभी भी अस्तित्व खत्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसकी उन्नति उसके सदस्यों के प्रयत्नों और इच्छाओं का योग है। अंत में प्राणी शरीर विकासशील होता है, वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त करता है, किंतु इसके राज्य होता है वो स्थायी होता है। आएंगे जाएंगे लेकिन राज्य नहीं मिटता है। तो जलिनी के शब्दों में स्पष्ट करना चाहें कि विकास, पतन, मृत्यु राज्य की जीवन की आवश्यक प्रतिक्रिया नहीं है। यदि प्राणी शरीर के जीवन से इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार एक वृक्ष या प्राणी शरीर को नया जीवन ग्रहण करता है, उसी प्रकार राज्य का प्रादुर्भाव और पुनरावृत्तन नहीं होता है। एक बार राज्य बन गया तो वो हमेशा हमेशा के लिए बनता रहेगा। मनुष्य आएंगे जाएंगे और ये क्रम चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए जन्म, विकास और मृत्यु के जो नियम हैं वो दोनों व्यक्ति के और राज्य के भिन्न भिन्न हैं। अगला है आलोचना के राज्य के कार्य क्षेत्र की संतोषजनक व्याख्या नहीं। मतलब ये जो आंगिक सिद्धांत या सावयव सिद्धांत है, राज्य को क्या करना चाहिए इस हमारे इस प्रश्न का समाधान नहीं करता। सावयव सिद्धांत के विभिन्न समर्थकों ने राज्य के कर्तव्य के संबंध में भिन्न भिन्न निष्कर्ष निकाले और इस सिद्धांत का प्रयोग व्यक्तिवाद और निरंकुश शासन तक किसी भी प्रकार में परस्पर विपरीत विचारधारा का समर्थन करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए स्पेंसर ने इस सिद्धांत का प्रयोग अपने व्यक्तिवाद के समर्थन हेतु किया, परंतु हक्सले ने इस निष्कर्ष को गलत बताते हुए कहा कि प्राणी शरीर में मस्तिष्क शरीर के अन्य अंगों पर निरंकुश शासन करता है। इसलिए यदि समाज को शरीर माना जाए तो राज्य कर्तव्य संबंधी निरंकुश शासन होगा, व्यक्तिवाद नहीं। गैटल ने इसी प्रकार से कहा है कि सावयव सिद्धांत राज्य की प्रकृति की कोई विश्वसनीय व्याख्या नहीं है और न ही हमारा कुछ पथ प्रदर्शन कर सकती हैं। ठीक है, अगली आलोचना ये की जाती है कि सावयव सिद्धांत के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, सावयव सिद्धांत को स्वीकार करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक भयंकर परिणाम हो सकते हैं। यदि राज्य को व्यक्ति शरीर माना जाए तो शरीर के अंगों के समान व्यक्ति साधन मात्र रह जाएगा।
व्यक्ति क्या रह जाएगा, साधन मात्र रह जाएगा। और इस सिद्धांत को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप राज्य के व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यक्तित्व समाहित हो जाता है और उसकी स्वतंत्र सत्ता और उसके अधिकारों का महत्व समाप्त हो जाता है। और ये मान्यताएं तानाशाही को जन्म देने वाली और निश्चित रूप से अप्रजातांत्रिक होती हैं। तो ये बिल्कुल व्यक्तित्व साधन बन जाता है। तो मतलब ही क्या, व्यक्तित्व साध्य होना चाहिए। इसलिए ये जो सिद्धांत है उसके जो परिणाम है वो आखिर व्यक्ति के फेवर में नहीं रहते हैं। और अंतिम है कि स्पेंसर द्वारा जो सिद्धांत है उसका त्रुटिपूर्ण प्रयोग किया गया। किस प्रकार से, देखिए आप, सावेयर सिद्धांत का सबसे प्रमुख रूप हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रयोग किया गया। आपसे कभी भी पूछा जाए तो आंगिक सिद्धांत, सावेयर सिद्धांत का नाम आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर का पूरी तरह से पहले नाम आता है। उसके अनुसार इस सिद्धांत के आधार पर ऐसे निष्कर्ष निकाले गए हैं जिनका सावेयर सिद्धांत से कोई मोल या मेल नहीं बैठता। कैसे? स्पेंसर द्वारा सावेयर सिद्धांत के आधार पर व्यक्तिवाद का समर्थन किया, क्योंकि स्पेंसर एक व्यक्तिवादी विचारक है, पूरी तरह से व्यक्तिवादी विचारक है। किंतु जैसा कि बार्कर ने कहा है कि प्राणी विज्ञान और व्यक्तिवाद दो ऐसे अनमोल घोड़े सिद्ध हुए हैं जो गाड़ी की दोनों विरुद्ध दिशाओं में खींचते हैं। मतलब व्यक्तिवाद और प्राणी विज्ञान दोनों एकदम डिफरेंस है, जो अलग अलग विपरीत दिशाओं में एक दूसरे को खींचते हैं। तो जिसका किसी प्रकार से कोई निष्कर्ष ही निकाल नहीं सकते कि जो आप चाहते क्या और वो होता क्या है। इस प्रकार से दोनों में अलग अलग है। तो ये इस प्रकार से आलोचना इसकी अलग अलग विद्वानों ने, विचारकों ने की है। फिर भी इस सिद्धांत का कुछ महत्व है। देखिए कि उपयुक्त आलोचनाओं से ये नहीं समझा जाना चाहिए कि सावेयर सिद्धांत का कोई मूल्य या महत्व नहीं है। वस्तुतः राज्य के स्वरूप और व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। एम केचने ने इस सिद्धांत के समस्त राजनीतिक दर्शन की आधारशिला माना है और गेटल ने भी कुछ उसका महत्व बताया है। किस प्रकार का है, देखिए कि यह सिद्धांत राज्य के ऐतिहासिक विकास को बतलाता है कि राज्य का विकास किस प्रकार से हुआ है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करता है कौन, मतलब ये ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट कौन करता है, आंगिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की एक कृत्रिम वस्तु नहीं है बल्कि उसका विकास हुआ है। राज्य कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है बल्कि एक प्रकार के विकास के क्रम से गुजरा है। दूसरा, यह सिद्धांत इस तथ्य में विश्वास करता है कि मनुष्य स्वभावतः एक सामाजिक प्राणी है, उसकी सामाजिक प्रवृत्ति से ही राज्य का जन्म हुआ है। मनुष्य को एक सोशल एनिमल, सामाजिक प्राणी मानता है, समाज में रहता है और समाज में हर अपनी गतिविधियों को संपन्न करता है और सामाजिक प्रवृत्ति से ही राज्य का जन्म हुआ है। ये कौन कहता है, आंगिक सिद्धांत, ये सावेयर सिद्धांत कहता है। तीसरा, यह राज्य और नागरिक की परस्पर पारस्परिक निर्भरता पर बल देता है। कौन सा, यह सिद्धांत कहता है कि मनुष्य और नागरिक, मतलब मनुष्य अर्थात नागरिक और राज्य, तो राज्य और नागरिक दोनों आपस में एक दूसरे के अंतर्निर्भर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और पारस्परिक निर्भरता बनी हुई है। यह सिद्धांत स्पष्ट करता है। चौथी बात यह है, यह सामाजिक जीवन की मौलिक एकता पर जोर देता है। हमारे सामाजिक जीवन की पूरी तरह से यूनिटी पर बल देता है। और यह सिद्धांत इस तथ्य को भी स्पष्ट करता है कि समाज केवल बिखरे हुए व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है। समाज के सभी व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित हैं और सब ने मिलकर समाज के अंतर्गत रहते हैं और समाज पर निर्भर रहते हैं। इस सिद्धांत का महत्व इस विचार में नहीं थे कि सबके कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण नहीं थे। तो समाज और व्यक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समाज को उन्होंने इस प्रकार से बताया, एक दूसरे से गूंथा हुआ, एक दूसरे से पूरक के रूप में, कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। सबके कल्याण में ही व्यक्ति के कल्याण को निहित के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है। अंतिम तौर पे निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि राज्य के स्वरूप को शरीर रूपी रूप में प्रतिपादित करने वाले उपयुक्त विद्वानों के विचारों से हमें दो प्रकार की विचारधाराओं के दर्शन होते हैं। कौन कौन सी? प्रथम विचारधारा, जिसे अपनाते हुए प्लेटो, अरस्तु, सिसरो और जॉन ऑफ सैलिसबरी जैसे विचारकों ने राज्य को शरीर के समान बताया है। आई बात समझ में कि इन सभी विद्वानों ने राज्य को किस प्रकार से बताया, मानव शरीर के समान। दूसरी जो विचारधारा है कि उसमें विशेषकर नाम आता है ब्लंटसली का और स्पेंसर का। इनके अनुसार क्या है कि इन्होंने राज्य को न केवल शरीर के समान, वरन सचमुच एक शरीर ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इनमें से प्रथम विचारधारा को स्वीकार करते हुए माना जा सकता है कि राज्य मानव शरीर के समान है, लेकिन राज्य मानव शरीर ही है, इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में राज्य और शरीर के बीच समानता को अधिक महत्व देना भी ठीक नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि राज्य की जो कार्यप्रणाली है शरीर के समान मान सकते हैं, लेकिन राज्य ही शरीर है ऐसा मानना उपयुक्त नहीं बैठता है। ठीक है। तो ये था राज्य का आंगिक सिद्धांत
या साव्य सिद्धांत, जिसको हमने स्पष्ट किया। और विशेषकर इसमें आज हमने उसकी आलोचनाओं और उसकी जो असमानता है, जो स्वयं हर्बर्ट स्पेंसर ने इस बात को स्पष्ट किया, इसको सिद्ध किया, तथा इसके जो महत्व का और गेटल ने जो इसके महत्व के रूप में जो उल्लेख किया गया है, और अंतिम निष्कर्ष कि राज्य शरीर के समान है, इस बात को हमने स्पष्ट किया, समझा।